हेलो प्लस वन बच्चों, कैसे हो? गुड। सो प्लस वन बच्चों, दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन मैंने आपके साथ फिनिश कर दिया है, अभी रोटेशनल मोशन शुरू किया है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने रोटेशनल मोशन का फर्स्ट टॉपिक आपके साथ शुरू किया है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। क्या बतलाया मैंने कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? इट इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब क्या है इसका? कि मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हो और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मास है इज इक्वल टू दैट बॉडी है, तो वो पॉइंट उस पॉइंट मास के पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो मींस सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट which represents the point object whose mass is equal to that body। तो मैंने आपको कहा था कि सेंटर ऑफ मास इज नथिंग, ये सिंपल एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए, जितनी भी सिमेट्रिकल बॉडी है उनके सेंटर ऑफ मास फिक्स हैं, जितनी भी सर्कुलर बॉडीज हैं उन सभी के, चाहे होलो हैं या कोई आपके पास सॉलिड है, सबके सेंटर ऑफ मास सर्कुलर बॉडीज के सेंटर के ऊपर लाई करते हैं। और आपके पास बहुत सारी बॉडीज हैं, फिक्स बॉडीज हैं, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, याद रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, दिस इज ए सेमी सर्कुलर रिंग। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है? इट इज लाइंग, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। कितना है ये डिस्टेंस? दैट इज 2r/π है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। अगर रिंग की बजाय आपके पास ये डिस्क हो, इफ इट इज ए इंस्टेड ऑफ रिंग दिस इज ए डिस्क, उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल लाई एट 4r/3π के ऊपर लाई करेगा। क्लियर? अगर आपके पास ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इट इज ए हेमिस्फेरिकल शेल, तो उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल लाई, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा? इट विल लाई एट डिस्टेंस, यहां सेंटर से इसके कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा? r/2 डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा। अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इफ इट इज ए सॉलिड हेमिस्फीयर, उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल लाई एट 3r/8। ये सारे जो मैं डिस्टेंस से लिख रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं? सेंटर से लिख रहा हूं। और अगर आपके पास इस तरह से कोन है, दिस इज ए कोन, ये कोन का क्या है? बेस है। इसका जो सॉलिड कोन है, इस सॉलिड कोन का जो हाइट है ये इसकी, ये कितनी है? h है, दिस इज द हाइट h। इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहां पे लाई करेगा? इस सेंटर ऑफ मास विल बी लाई एट h/4 डिस्टेंस के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास, यहां इस बेस के सेंटर से h/4 डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा। अगर ये कोन सॉलिड कोन की जगह होलो कोन हो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इफ इट इज ए होलो कोन देन इट्स डिस्टेंस विल बी h/3 हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडीज के सेंटर ऑफ मास क्या है? फिक्स हैं। रिमेंबर बच्चों कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के उसके इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वो हमेशा उस बॉडी के इनसाइड ही लाई करेगा, इट कैन लाई आउटसाइड आल्सो। तो इस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि आपके पास कोई डिस्क्रीट बॉडीज है,
Suppose it consists of n number of particles m1, m2, m3 dash dash mn masses आपके r1, r2, r3 dash dash rn उनके पोजीशन वेक्टर हैं. देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास rcm वेक्टर मैंने क्या कहा था, दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश डैश प्लस mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डैश डैश प्लस mn. तो आई टोल्ड यू कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन. अगर ओरिजिन से इस डिस्क्रीट बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स की वो वाली पोजीशन है. अगर ये डिस्क्रीट बॉडी 3 डायमेंशनल है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y z. x की वैल्यू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइड बाय टोटल मास. y की वैल्यू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi yi डिवाइड बाय टोटल मास. z की वैल्यू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi zi बाय टोटल मास. if it is a 3 dimensional body. if it is a 2 dimensional body then इसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, या x होगा, xy होगा, या xz होगा, या yz होगा. if it is a 1 dimensional body then it will be either x or y or z. इस तरह से मैंने कहा था कि अगर मैंने आपके इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी करवाई थी. if there are 3 equal masses are lying on 3 corners of the equilateral triangle by considering the lower left corner as the origin, तो मैंने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था. तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आ गए थे इसमें l/2 √3 आ गए थे. तो यहां पे मैंने क्या कहा था कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, सेंट्रॉइड के हैं. कि मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर कॉर्नर्स के ऊपर अगर 3 पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पड़े हुए हैं तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे लाई कर रहा है, सेंट्रॉइड के ऊपर लाई कर रहा है. तो यहां पे एक चीज मैंने और भी अच्छी आपके साथ एक्सप्लेन की थी कि मींस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फिक्स है. जैसे इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है, सेंट्रॉइड के ऊपर आ रहा है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, l/2 √3 आ रहे हैं. तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स फिक्स नहीं है, लोकेशन फिक्स है सेंट्रॉइड. कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं. ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं कि जब मैंने क्या कंसीडर किया है, बाय कंसीडरिंग इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर एज द ओरिजिन. अगर मैं ओरिजिन कुछ और ले लूंगा तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन लोकेशन नहीं चेंज होगी. लोकेशन क्या रहेगी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेंट्रॉइड ही रहेगी. अगर आपके पास किसी डिस्क्रीट बॉडीज के 4 पार्टिकल्स दे आर लाइंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, ईच साइड ऑफ स्क्वायर और l है, तो ये भी मैंने आपको किया था कि कहां पे आ गया था इसका सेंटर ऑफ मास, l/2 के ऊपर आ गया था. सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गए थे, इसके सेंटर के ऊपर आ गए थे. क्लियर. ये 2 डायमेंशनल बॉडी थी. जैसे 1 डायमेंशनल बॉडी मैंने एक HCl मॉलिक्यूल ले लिया था. HCl मॉलिक्यूल के केस में क्या था कि अगर H और Cl के बीच में r एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस लिया तो H को मैंने अगर ओरिजिन कंसीडर किया, सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया था, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 35.5 डिवाइड बाय 36.5 r एंगस्ट्रॉम के ऊपर आ गया था. तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई कर रहा था यहां पे कि सेंटर ऑफ मास दैट इज लाइंग वेरी नियर टू द Cl. तो ये रिजल्ट इंप्लाई कर रहा है कि इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर टू द हैवियर पार्टिकल. यहां पे भी देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स है. क्या है, इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 35.5 डिवाइड बाय 36.5 r एंगस्ट्रॉम फ्रॉम H molecule and it will be 1/36.5 r एंगस्ट्रॉम फ्रॉम Cl molecule होगा. ये फिक्स होगा. अगर आप H को ओरिजिन ले लेते हो तब ये है, अगर आप Cl को ओरिजिन ले लेते हो तब भी ये रहेगा. अगर आप सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन ले लेते हो तो आपके पास ये डिस्टेंसेस यही रहेंगे. नो डाउट कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल चेंज बट द डिस्टेंसेस आर फिक्स्ड, लोकेशन इज फिक्स्ड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस HCl मॉलिक्यूल. क्लियर. फिर मैंने क्या कहा था आपको कि डिस्क्रीट बॉडीज के केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है.
इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की थी इसके साथ सेंटर ऑफ मास की। एक मैंने क्या कहा था, देयर इज ए रॉड ऑफ लेंथ L whose linear density is varying with distance that is given as lambda is equal to a plus bx where a and b are constant। तो मैंने इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया था, बाय यूजिंग दिस फार्मूला x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहां पे dm की वैल्यू क्या ले ली थी, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर दिया था। फाइनल आंसर क्या आ गया था, l प्लस 3a प्लस 2bl डिवाइड बाय 3 प्लस 2a प्लस bl आ गया था। यहीं पे मैंने कह दिया था कि अगर ये रॉड इसकी लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास इस रॉड जिसकी लेंथ l है, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर के ऊपर है, लीनियरली वेरी कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया था, 2l/3 आ गया था। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क्रीट बॉडी। अगर आपके पास कोई कंपोजिट बॉडी है, कंपोजिट बॉडी का आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है, मींस आपके पास कंपोजिट बॉडी मींस एक आपके पास सपोज कर लीजिए स्केयर है इस तरह से, और एक आपके पास ऐसे इसके साथ सर्कल लगा हुआ है। इसका आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है और दिया हुआ है कि इसका मास क्या है, m है, इसका मास भी क्या है, m है, ये स्केयर है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, r है, और ये जो स्केयर है इसका l है। ये कंपोजिट बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। बाय कंसीडरिंग क्या कहता है, बाय कंसीडरिंग कैसे कैलकुलेट करो, बाय कंसीडरिंग लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस स्केयर, इसको ओरिजिन मान के आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए, ये ओरिजिन। क्लियर। अब हमें बड़ा क्लियर है कि ये दो बॉडीज हैं, इनके दोनों के सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास जहां लाई कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है। क्लियर। अब इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, r है, दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज l, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, r आएगा, r कह लीजिए, l/2 कह लीजिए। हियर r इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू l/2 के बराबर है। क्लियर। y कितना आ गया, l/2, और x कितना आ गया, 3l/2 आ गया। क्लियर। नाउ हियर विल यूज द फार्मूला क्या, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। व्हाट इज योर m1, m1 इज योर कैपिटल M, x1 is here l/2, what is here m2, m, x2 is here 3l/2 divided by क्या आ जाएगा, 2m, mm cancel out हो जाएगा, this becomes 2l/2, that becomes x coordinate क्या आ गया, l आ गया आपके पास। y coordinate क्या आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 divided by m1 plus m2, m1 is here capital M, y1 is here l/2, m2 is here capital M, and y2 is again here l/2 divided by क्या आ जाएगा, 2m, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, l/2। तो इट मीन दैट सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहां पे लाई कर रहा है। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास l/2, l/2 व्हेन वी आर कंसीडरिंग दिस इज द ओरिजिन। अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं, इसी को ओरिजिन ले लेता हूं, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कहां पे लाई करेगा, इट इज लाइंग एट ए डिस्टेंस l के ऊपर लाई करेगा। दिस इज द वे
टू कैलकुलेट दी सेंटर ऑफ मास किसका, कंपोजिट बॉडी से। अगर आपके पास कोई बॉडी बीच में से ट्रिनिकेटेड हो तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सपोज कर लीजिए व्हाट इज दिस, कि ये आपके पास एक स्केयर है, दिस इज ए स्केयर। ये स्केयर को हमने, सॉलिड स्केयर है, इसका टोटल मास कितना है 4 mm। हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईच साइड ऑफ स्केयर क्या है, L है। क्या किया हमने, ये वाले पोर्शन को कट कर दिया, दिस पोर्शन इज कट। कहते हैं व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब हमने रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस सारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास स्केयर है, अगर ये आपके पास ऑरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, L/2 L/2। क्लियर। अब ये पोर्शन कट किया है, ये भी क्या है आपके पास स्केयर है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 3L/4 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, दैट इज 3L/4 हो जाएगा। क्लियर, दिस इज y कोऑर्डिनेट, तो इट्स कोऑर्डिनेट्स इज 3L/4, 3L/4 हो जाएगा। क्लियर। नाउ हियर वी विल यूज द फार्मूला, व्हाट दैट, क्या फार्मूला यूज करेंगे इस केस में, x इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू x1 माइनस M इंटू x2 डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल। कैपिटल M इज द टोटल मास, स्मॉल m इज द मास विच इज कट। उसका x1 क्या होगा यहाँ पे L/2, स्मॉल m क्या होगा यहाँ पे M/4। What is your x2? x2 is here 3L/4 divided by m minus m/4, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू y1 माइनस स्मॉल m इंटू y2 डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रंकेटेड बॉडीज। अब अगर सपोज करो, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपके पास एक डिस्क है, उस डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M है, और रेडियस कितना है, स्मॉल r है। दिस इज ए डिस्क, whose mass is capital M. Clear? And its radius is capital R. What we have done, इसके एक एज से हमने क्या किया, एक डिस्क कट कर दी। From its one edge, a disc of radius small r is cut. एक स्मॉल r रेडियस की हमने डिस्क कट कर ली, कहां से, इसके एक एज से। What it is us, ये हमने कट कर दिया कि what is the remaining, what is the center of mass of the remaining portion। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, पहले जो ओरिजिनल डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। अब जो डिस्क कट किया है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू 0, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो क्या आ जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू 0। अब फार्मूला क्या लिखा था मैंने, कैपिटल M इंटू x1 माइनस m इंटू x2 डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल। कैपिटल M इज हियर, कैपिटल M, x1 इज 0, स्मॉल m क्या होगा, m अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। What's about x2? That is r minus small r. तो कैपिटल M माइनस m अपॉन
pi capital R square into pi small r square. Clear? This pi cancel out. This becomes this m सारा cancel out हो जाएगा. This becomes minus small r square upon capital R square into capital R minus small r divided by क्या आ जाएगा? This capital R square minus small r square into 1 upon capital R square. ये 1 upon capital R square भी cancel out हो जाएगा. This becomes minus small r square divided by capital R plus small r. This is the center of mass of the remaining portion. ये remaining portion का center of mass है. What does it here? Negative sign implies that. Negative sign implies that कि center of mass shift toward the left of the center of the original disk. इस डिस्क के सेंटर से लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट करना है. So this is the way to calculate the center of mass of different bodies. तो मैंने आपके साथ बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस कर दिया. Now in rotational motion, जब भी हम rotational motion डिस्कस करते हैं, we talk about a rigid body. तो first of all, what is this a rigid body? रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसके डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं, जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, इफ दे आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. मीन्स, और वी इन ब्रीफ वी कैन से द बॉडी विच इज नॉट डीफॉर्मिंग, दैट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी. नाउ व्हाट इज द रोटेशनल मोशन? Now, when all the particles of this body is moving in a circular path, its motion is called a rotational motion. Means उस केस में क्या है? क्या होता है rotational motion में? केस के जो different particles हैं, these are the different particles, M1, M2, dash dash, these are the n particles of this rigid body. All these particles are moving in the circular path. ऐसे सर्कुलर पाथ में, कंसेंट्रिक सर्कल में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. इन सबका सेंटर जो है एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. देयर सेंटर इज लाइन एट वन लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. सो दिस मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड ए रोटेशनल मोशन. और जिस सेंटर के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर इन सबके सेंटर्स एक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये इसका, इस रिजिड बॉडी का क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. कई तरह के आपके पास रोटेशनल मोशन है. जैसे रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट. फैन रिवॉल्व कर रहा है, फैन का मोशन रोटेशनल मोशन है. वो जैसे उसके साथ जो रॉड लगी हुई है, उस फिक्स रॉड के अराउंड वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस. रोटेशन मोशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन मींस व्हाट इज दिस? कि अगर सपोज कर लो कोई सरफेस के ऊपर टायर रोटेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन. व्हीकल का जो टायर जो है रोटेट कर रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन. रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन, जैसे कोन है, कोन का अपर पोर्शन जो क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन. अब सबसे यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में हम टर्म डिफाइन करते हैं मास. तो रोटेशनल मोशन हियर मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास और इनर्शिया क्या कहते हैं? विच अपोजेस दी ट्रांसलेशनल मोशन. किसको मोशन, किस मोशन को अपोज करता है? ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करता है. व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस द रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन को ये अपोज करता है. हाउ इट इज डिफाइंड? दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया is defined as
sum of the products of the masses and square of the perpendicular distances from the axis of rotation. This moment of inertia is having the same analogy as that of inertia in translational motion. ये सपोज कर लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है. This rigid body is having different particles of masses m1, m2, m3 dash dash mn. इस रिजिड बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी. यहां पे कहीं पे भी एरो साइन के साथ ये दिखाया जाता है कि दैट मीन दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इन डिफरेंट पार्टिकल्स के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन. r1, r2, r3 डैश डैश r. ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I के साथ नोट करते हैं. क्या कहते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ rotation. This is the moment of inertia. m1 r1 square plus m2 r2 square dash dash plus mn rn square, or I is equal to summation of I is equal to 1 to n mi ri square. This is for discrete body. In case of continuous body, it is written as integration of r square into dm. This is the formula for the moment of inertia for continuous body. Here this result implies that the moment of inertia is depending upon major three factors. First one is shape of the body. Second is axis of rotation. And third is mass of that body. तीन मेजर फैक्टर हैं जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रही है. शेप, साइज एंड मास. अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी चेंजेस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसी क्वांटिटी कहते हैं जिसे कहते हैं इट इज नाइदर स्केलर नॉर इट इज वेक्टर. रीजन बीइंग कि जब भी इसे हम टेंसर कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी चेंजेस. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है. तो इसलिए हम इसे क्या है, स्केलर नहीं कॉल कर सकते. लेकिन जब भी डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होता है तो हम उसे कैसे ऐड करते हैं? अलजेब्रिकली ऐड करते हैं. तो इसलिए हम इसे वेक्टर नहीं कह सकते. तो इसलिए इट इज नीदर स्केलर नॉर इट इज वेक्टर. सो इट इज कॉल्ड ए, क्या इसे कॉल करते हैं? इट इज कॉल्ड ए टेंसर. तो कहीं पे भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आपने क्या लेना है? उनके डिफरेंट मासेस देखने हैं. उन मासेस के आपने चेक करना है कि कौन सा उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. उन एक्सिस ऑफ रोटेशन के उन डिफरेंट पार्टिकल्स का आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देख लेने हैं और फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना है. एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम. For example, if there are three masses, equal masses, are lying on three corners of equilateral triangle, each side of the triangle is L unit, and ये system जो है, it is revolving along its one side, that is AB. Then calculate the moment of inertia of this system. There are three masses, equal masses, are lying on three corners of equilateral triangle A, B, C. Each side of the triangle is L unit. You have to calculate that this system is revolving along about its one side,
किसी एक साइड के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, मीन्स दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन of that system, means suppose it is rotating about the side AB, so you have to calculate the moment of inertia of this system. अब देखिए, अब तीनों पार्टिकल्स का हम AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देख लेंगे। जो मास A के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से? 0। जो B के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 0। जो मास C के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? √3L/2 होगा। तो A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? m × √3L/2। तो क्या बन जाएगा? 3mL²/4। सो दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, जैसा आपको पता है, ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। बच्चों, आपने इस कोरोना महामारी से बचकर रहना है और इसके बचने के लिए जो सारे विश्व में आपको 3 इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, 3 W को आपने फॉलो करना है। वो 3 W's क्या हैं? पहला W है वॉश यूर हैंड्स। सेकंड W क्या है? वियर यूर मास्क। थर्ड W क्या है? वॉच यूर सोशल डिस्टेंस। इन तीनों W's को आप फॉलो करोगे तो क्या होगा? कोरोना हारेगा और ये सारा विश्व जीतेगा। सो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। तो इसके लिए हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।